लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं बताया, मैं चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से कितना प्रभावित रहा। तो जब व्यक्तित्व से कोई आदमी व्यक्ति प्रभावित रहता है तो ऑटोमेटिक उस पर एक कविताएं निकल जाती हैं, और कविताओं के उद्गार ये ये सरस्वती के मुख से निकले हुए शब्द होते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। वो एक कहा जाता है ना कि वियोगी होगा का पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप पही होगी कविता अनजान। तो ये चंद्रशेखर जी के बारे में मेरे जो भाव आए हैं उनसे ये चीजें निकली हुई हैं। और इसीलिए उस कविता को मैं एक संजो के रखा था कि आजकल कॉपीराइट्स के जमाने हैं और पता नहीं कौन आदमी किस तरह से क्या रख दे और कहे कि मैंने ये चीजें किया। इस भावना के तहत मैंने ऑलरेडी इसको ये चीजें किया, और उसको मैंने सोचा कि संग्रहित करके रखा जाए। और ऑलरेडी चंद्रशेखर जी के पुण्यतिथि पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, और इसलिए मैं उस श्रद्धांजलि के रूप में चंद्रशेखर जी के लिए चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व पर ये जो कविता है और चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने ये लिखा है। और आज जब मैं जेएनयू गया हुआ था और जब राम बहादुर राय जी को और संतोष भारती जी को और इखलाक अहमद जी से जब मैंने ये सुना, और डॉक्टर अरुण कुमार भी जो सांसद है, पूर्व सांसद जहानाबाद से, तो उन जो लोगों ने अपने वक्तव्य चंद्रशेखर जी के बारे में दिए और ये जो बातें कहे, उससे मुझे लगा कि मेरी कविता एक सार्थक हो रही है। और वो वैसे ही वैसे व्यक्तित्व और भाव हमने चंद्रशेखर जी के भाषणों से भी एक अर्थ निकाला, तो उससे मिला। तो वही कविताएं को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जो चंद्रशेखर जी के प्रति मेरी एक श्रद्धांजलि है, उस महान पुरुष को मैं एक श्रद्धांजलि के रूप में कविता के रूप में पेश करना चाहता हूँ। तो कविता की लाइन है और कविता का शीर्षक है शेरे हिंद चंद्रशेखर। ये कविता मैं ऑलरेडी उनके देहावसान के लगभग 12 दिन बाद 8 तारीख को उनका देहावसान हुआ था, और 19/7/2007 को ये रचित कविता है। और उसके उसके शीर्षक है शेरे हिंद चंद्रशेखर। तो पहली लाइन है, पहला स्टेंजा है, भारतीय राजनीति का वो बेताज बादशाह था। भारतीय राजनीति का वो बेताज बादशाह था, गलतियों को कबूलने का उसका गजब अंदाज था। भारतीय राजनीति का वो बेताज बादशाह था, गलतियों को कबूलने का उसका गजब अंदाज था। भविष्य की घटनाओं का उसे आज ही आभास था। भविष्य की घटनाओं का उसे आज ही आभास था। इसीलिए शेरे हिंद बागी बलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। अब आप लोग ये कहेंगे कि भविष्य की घटनाओं का उसे आज ही आभास था। चंद्रशेखर जी के आज मैं व्यक्तित्व के बारे में सुन रहा था, और राम बहादुर राय जी ने, इखलाक अहमद जी ने और अरुण जी ने जिस तरह से बातें बताई, और इखलाक जी ने तो कहा कि पंजाब जिस समय जल रहा था और पंजाब में पूरा आतंकवाद, खालिस्तान की मांग चरमोत्कर्ष पे पहुंच रही थी, तो इंदिरा जी के दिमाग में आया कि हम यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार कर देंगे और सेना को भेजेंगे। चंद्रशेखर जी वो पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने इंदिरा जी को मना किया, कहे कि आप नहीं जानती हैं, यदि आप धर्म माने सिखों के मेन चीजों पर अटैक करेंगी, धार्मिक इस चीजों पर, तो इसको देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। और रियली ये ये घटनाएं हुई जब पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा था कि खालिस्तान की मांग करने वालों का सर कुचल देना चाहिए। वैसी स्थिति में चंद्रशेखर ने एक डिसेंट आवाज दी और कहे कि नहीं, आप मैटर को इस तरह से सेना भेज करके नहीं किया जा सकता, वरना इसके देश की कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो हुआ। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि मैंने देश उसका भोगी है, और दिल्ली दिल्ली लथपथ हो गई, सरदारों की लाशों से लथपथ हो गई। और जिस तरह से वो जलाए गए और जो आयोग बना बाद में, जो जैसे जैसे जो आयोग बने, तो उससे ये लगा कि पूरा देश मर्माहत हो गया। लेकिन उस दौर में भी चंद्रशेखर जी दिल्ली की सड़कों पर निकले और ऑलरेडी तो भविष्य की घटनाओं का उसे आज ही आभास था। इसीलिए तो शेरे हिंद बागी बलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। चलता था जिधर एक बार वह, फिर पीछे मुड़ने को न तैयार था।
ऑलरेडी ये लाइन वहां से आ रही है जब राजीव गांधी ने कहा कि नहीं जाइए, बार बार पर्ची दे रहे थे कि नहीं नहीं आप प्रधानमंत्री का पद मत छोड़िए और ये चीजें, तो उन्होंने शरद पवार को ऑलरेडी मैसेज में बोल दिया था, जाके राजीव से कह देना कि चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार फैसले नहीं लेता, एक बार यदि फैसले ले लिया तो उसे पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो वो वही से लाइन है, चलता था जिधर एक बार वह फिर पीछे मुड़ने को न तैयार था, उसकी दहाड़ पर कामचोर भी काम करने को तैयार था, उसकी दहाड़ पर हिम्मत चोर भी काम करने हिम्मत करने को तैयार था। ऐसा शख्स कुछ दिन तक पहले अपोलो में लाइलाज था। ऐसा शख्स कुछ दिन तक पहले अपोलो में 2007 की मैंने कविता लिखा है, तो उस समय चूंकि चंद्रशेखर जी का इलाज अपोलो में भी चल रहा था और वो बीच बीच में अमेरिका भी जा रहे थे, जो केवल सरकारी तंत्रों को पता था, हम लोगों को ठीक से इतनी मीडिया उस समय प्रखर नहीं थी, तो हर न्यूज छन छन के आ रही थी, लेकिन ये हो रहा था कि चंद्रशेखर जी की तबीयत सही नहीं है, क्योंकि मैं 2005 में गया था तो ये धीरे धीरे कानाफूसी चल रहा था कि चंद्रशेखर जी को लग रहा है कैंसर हो चुका है। तो ऐसा शख्स कुछ दिन तक पहले अपोलो में लाइलाज था, इसीलिए शेर हिंद बाजूवलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चंद्रशेखर जी जब कैंसर हो गया था और ऑलरेडी और वो अपने लगभग अंतिम अवस्था में थे और ये चीजें, तो हमारे पापा ने कहा कि चलो आए हैं चंद्रशेखर जी से एक बार मिल लेते हैं। हम लोग 3 साउथ दिल्ली पर गए थे और उसमें आरपी सिंह जो पावर ग्रिड के चेयरमैन थे ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो सब लोग बैठे थे। तो चंद्रशेखर जी को जब ये पता लगा कि हमारे पिताजी शिक्षक हैं और ऑलरेडी चंद्रशेखर जी कभी गए होंगे कोटवा नारायणपुर, तो वहाँ पे चंदा के रूप में ऑलरेडी 77 में 1-1 रुपया और चंदा लोगों ने दिया था और पिताजी ने इस तरह से गोली भी फैलाया था और दिए थे। तो वो चंद्रशेखर जी को मैंने वो तो चंद्रशेखर जी ने कहा जो शिक्षक महोदय हैं उनको आइए, और तो हम लोग दोनों आदमी को यादव जी उस समय SB यादव थे सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने तब हम लोग अलाउ किया, क्योंकि चंद्रशेखर जी से डॉक्टर मिलने से मना कर रहे थे क्योंकि ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर भी हम लोग वो गेट पर गए और चंद्रशेखर जी ने कहा कि आई बैठी रुआ लो, तो पिताजी कहे अरे नहीं, आप आपसे बस हम लोग मिलने चले आए और हम लोग चाहते हैं कि आप बलिया एक बार आए, तो कहे कि आप लोगों का आशीर्वाद रही तो हम आए। तो इस तरह से चंद्रशेखर जी और कहे कि मैंने बताई कि वो काम बात कर रहा हूँ कि नहीं नहीं अरे इस लड़के का ही काम था, आपने तो सब चीजें, और इसलिए नहीं हम लोग तो आपका स्वास्थ्य के बारे में जानने आए हैं, स्वास्थ्य होगा कि आप कुशल क्षेम रहिए तो आप बलिया आइए, तो कहे कि ना ना लोगों का आशीर्वाद रही तो हम आएंगे। तो चंद्रशेखर जी इस टाइप का बताइए उस कैंसर वाली परिस्थिति में आदमी और वो ऐसे मुझे शो कर रहे थे कि हम लोगों को कुछ पता मैंने वो चीजें नहीं है, और अपने अपने दर्द को नहीं बता रहे थे, लेकिन बता रहे थे डॉक्टर बताने वाले बता रहे थे कि चंद्रशेखर जी बहुत ही पीड़ा में थे और फिर भी वो इतने अपने को हंसमुख स्वभाव में दिखा रहे थे। तो वो एक अंतर का वो जीवन था जो व्यक्ति, मैंने आप समझ सकते हैं वो कैसे विराट व्यक्ति थे। अब तीसरी लाइन पे मेरी उनके रचना में से निकल रही है, घीसे पीटे तक यानी उसी विचार और व्यवस्था पर उनकी जो राजनीति की स्टाइल थी कमाल पाशा की स्टाइल वाले से, तुर्की युवा तुर्की के युवा जो कमाल पाशा जो खिलाफत आंदोलन में किया था और खिलाफत आंदोलन में करके उन्होंने वहाँ की कंजर्वेटिव व्यवस्था को बदल डाला था। उन्होंने वहाँ की औरतों को कहा कि बुर्का हटाओ और ये चीजें, और तुम लोगों को एकदम वेस्ट स्टाइल में रहना है और ये चीजें एकदम पूरे दुनिया के साइंस टेक्नोलॉजी से आप लोगों को बात करना है, और उन युवाओं ने पूरे तुर्की के इतिहास को बदल डाला। तो कमाल पाशा को युवा तुर्क अतातुर्क कमाल पाशा कहा जाता है। तो कमाल पाशा का जो रोल तुर्की के इतिहास में बताया जाता है, वही तुर्क मिजाज रूप चंद्रशेखर जी का भारतीय राजनीति में इंदिरा के विरुद्ध भी, इंदिरा के साथ भी और इंदिरा के विरुद्ध भी उनका ये व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। तो उन्होंने घिसे पीटे तक यानी उसी विचार और व्यवस्था पर उसका प्रचंड प्रबल और प्रखर विरोध था। वो बिल्कुल इस टाइप की राजनीति नहीं, सड़ी गली राजनीति की वो वकालत नहीं करना चाहते
प्रचंड प्रबल और प्रखर विरोध था व्यक्तिवाद, वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद पर। व्यक्तिवाद, वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद पर विजय के शंखनाद में उत्तर समाजवाद था। भारतीय राजनीति में सचमुच उसका एक नया अंदाज था। भारतीय राजनीति में उसका एक नया अंदाज था। इसीलिए तो सरहिंद बागीबलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। ये चौथा स्टेंजा है। राजनीति के जंग का वह एक सिपह सलार था। राजनीति के जंग का वह एक सिपह सलार था। इसको ऊपर उठाने का उस पर एक नया दारोमदार था। राजनीति के जंग का वह एक सिपह सलार था। इसको ऊपर उठाने का उस पर एक नया दारोमदार था। संसदीय बहसों में उसका पक्ष सदैव असरदार था। स्तरहीन बहस होने पर उत्तेजित होने का हकदार था। चंद्रशेखर जी जब भी स्तरहीन बहस होती थी तो उसमें तपाक से उठ जाते थे, और जब वो उठते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे पार्लियामेंट में छा जाता था। जैसे लगता था कि कोई गार्जियन का है और वो देश को कोई एक विजन देने जा रहा है। सब लोग बातों को ध्यान से सुनते थे, और कभी कुछ लो स्तर के लोग यदि उन पर छीटाकशी कर दिए तो तुरंत बैठ जाते थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय कहते थे कि आपको बैठ जाना चाहिए, चंद्रशेखर जी जब बोल रहे हो तो इस तरह का टिप्पणी अच्छा नहीं रहता। तो ऐसा मैंने चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व था। उनके हर बात को सुनने के लिए अध्यक्ष महोदय भी बेताब रहते थे। तो संसदीय बहसों में उसका पक्ष सदैव ही असरदार था। स्तरहीन बहस होने पर उत्तेजित होने का हकदार था। राजनीति के हर कला का वह बेजोड़ कलाबाज था। मैंने जैसे लगता था कि राजनीति और चंद्रशेखर दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे। जैसे लगता था कि उनकी जीवन ही राजनीति के लिए समर्पित हुआ है, और वो राजनीति का विज्ञान का अध्ययन ही चंद्रशेखर के लिए समर्पित हुआ है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू के रूप में उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। राजनीति के हर कला का वह बेजोड़ कलाबाज था। इसीलिए तो सरहिंद बागीबलिया पर देश को भी नाज था। ये राजनीति के हर कला का वह बेजोड़ कलाबाज था। कहने का मतलब भविष्य वक्ता से लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी को ये तक कह दिया था, जब जब भी सत्ता संत से टकराई है, सत्ता को झुकना पड़ा है। मैडम इंदिरा जी, आप वो जेपी एक संत की भूमिका में है, आप सत्ता की भूमिका में है, आपको उनसे नहीं टकराना चाहिए। टकराएंगे तो इसका पूरा पक्ष देश सिंपैथी के रूप में उनकी तरफ चला जाएगा। और हुआ भी यही। और खुद चंद्रशेखर जी को वो पद दे रही थी इमरजेंसी के दौरान में कि विरोध मत करो और हमारे साथ हो जाओ, कोई पद लेना हो तो ले लो, गृह मंत्री बनना हो तो बन जाओ। लेकिन चंद्रशेखर जी ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए कहा कि हम संत के साथ जाना चाहेंगे, आप संत के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर जी के विजन्स थे, ये उनकी दूरदृष्टियां थी जो बार बार सत्य साबित हुई है। अब चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व पर यदि देखा जाए तो उनके युवा तुर्क, सरहिंद, बागीबलिया सब नाम अंगीकार था। युवा तुर्क, सरहिंद, बागीबलिया सब नाम अंगीकार था। इन नामों पर कहां दूसरों का कुछ भी अधिकार था। उसके प्रखर विरोध में एक अलग ही आत्मस्वाभिमान था। वो जब भी विरोध किए तो वो विरोध असहमत कहिए, उसके प्रखर विरोध में एक अलग ही आत्मस्वाभिमान था। अभी मैं आज उनका राम बहादुर राय जी का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी चंद्रशेखर जी के पास राजेश पायलट आए, और राजेश पायलट भी नरसिंह राव का विरोध कर रहे थे। तो कहे कि आप जब डिसेंट की आवाज इंदिरा जी के खिलाफ करते थे तो आपका बड़ी नाम होता था। हम लोग डिसेंट करके कर रहे हैं तो उस टाइप का कोई बात ही नहीं आ रही, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर आप में और हमारे में क्या अंतर है। तो राम बहादुर राय जी बताए कि चंद्रशेखर जी ने तपाक से बोला कि राजेश पायलट, सिर्फ विरोध करना विरोध नहीं होता, विरोध है या असहमत जताना असहमत नहीं है। असहमत जब सौदेबाजी में बदल जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। आप सौदेबाजी कर रहे हो नरसिंह राव से, मैं इंदिरा जी से सौदेबाजी नहीं करता था, सही बात बता रहा था, और इसलिए उसका इम्पैक्ट भारतीय
राजनीति पर पड़ रहा था। आज जब तुम पद की लालसा छोड़कर उनका विरोध करना शुरू करोगे तब इस बात का एक असर होगा। तो राजेश पायलट को शायद बात समझ में आ गई कि युवा तुर्क होने का मतलब ये नहीं है कि केवल बात का विरोध करना। हाँ, यदि सौदेबाजी होगी, यदि विरोध में, तो वो असहमत नहीं रह जाता, वो एक सत्ता का संचालन का रूप होता है, वो उसमें स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ में पब्लिक की सिंपैथी नहीं आती है। तो उसके प्रखर विरोध में एक अलग ही आत्मस्वाभिमान था। बलिया का विकास पुरुष नहीं, बलिया का विकास पुरुष नहीं, बल्कि बलिया की अभिमान था। वो सिर्फ बलिया के अभिमान तो नहीं थे, लेकिन बलिया वालों के लिए एक अभिमान था कि हमारे देश, हमारा सपूत भारत की राजनीति का एक शीर्षस्थ पुरुष है। इस तरह का अभिमान हर बलिया व्यक्ति को आता था। चारित्रिक और नैतिक राजनीति का वह एक अलग ही प्रतिमान था। वो चारित्रिक और नैतिक राजनीति की बात किया जाए तो उनका एक प्रतिमान, वो माने एक हिमालय जैसे शिखर पुरुष के रूप में खड़े हुए नजर आते थे। सच कहो तो उसके व्यक्तित्व की मिसाल का न तोड़ कल था न आज था। इसीलिए शेर हिंद बागी बलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। इन सब खूबियों के चलते ही वो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार का वो सही में हकदार था। इन सब खूबियों के चलते ही वह सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार का सही में हकदार था। एक्चुअली 1995 से सर्वश्रेष्ठ सांसद की परंपरा सच कहिए तो चंद्रशेखर जी से ही शुरू की गई। नरसिम्हा राव जी ने कहा कि यदि 50 साल के 45 साल के व्यक्तित्व का यदि बात किया जाए तो चंद्रशेखर जी से कोई अच्छा व्यक्तित्व इस संसद में पूरा नहीं दिखाई देता, और इसलिए संसद जी को ये मैंने चंद्रशेखर जी को ये पुरस्कार देने से इस पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी, और इसलिए इस पुरस्कार की गरिमा की शुरुआत 1995 में उससे की गई, और जिसमें पहले सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार के हकदार चंद्रशेखर जी थे। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार का वह सही में हकदार था। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उसे सदैव ही एहसास था। वो जब राजीव गांधी बार बार चिट भिजवा रहे थे और ये चीजें कि नहीं मुझसे गलती हो गई और आप फिर से पद से वो कर लीजिए और ये चीजें, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर दिन में एक 3 बार फैसले नहीं लेता, यदि वो एक बार फैसला ले लिया तो उस पर अडिग है, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं होता। शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी भारत कि प्रधानमंत्री पद का कोई छोड़ ही नहीं सकता। ये आपको शायद हमारे व्यक्तित्व को देखकर आपको ये नहीं हुआ, लेकिन आपको ये जानना चाहिए था कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। यदि आप हमारे 40 साल के राजनीतिक व्यक्तित्व को देखे रहते, आप अपनी माँ के से ही पूछे रहते तो ये मुझे पता, आपको पता लग जाता कि मैं क्या हूँ। सदैव एहसास था दबाव में प्रधानमंत्री पद से अच्छा इस्तीफा ये जिसका हथियार था। इस बेजोड़ कला का कायल सिर्फ और सिर्फ युवा तुर्क का ही अधिकार था। इसीलिए इसीलिए तो शेर हिंद बागी बलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। बेबाक बातचीत का अजीब दास्तान था, बेबाक बातचीत का अजीब दास्तान था। स्पष्टवाद राजनीतिक दौर का युवक तुर्क इंसान था। जो भी बातें हैं फटाक से ऑन द स्पॉट और संसदीय पटल पर। वो अटल जी को गुरुदेव भी कहते थे, तो कहते थे गुरुदेव मैं वो हूँ जो द्रोण पर भी प्रणाम करके बाण चलाना जानता हूँ, मैं वो अर्जुन हूँ जो गुरुदेव को द्रोण को प्रणाम करके बाण चलाना जानता हूँ। तो वो अपनी बात को गुरुदेव भी कहते थे अटल जी को, और उनकी बात का तपाक से विरोध भी करते थे। और इस कला को हम लोगों ने देखा है संसदीय बहसों में। जब पूरा देश एटम बम के परीक्षण पर 1998 में सभी लोग एक साइड में पूरा पक्ष विपक्ष पूरा देश अटल जी के साथ हो गया था, तो चंद्रशेखर जी उसमें एक डिसेंट आवाज लेकर आए और उन्होंने कहा एटम बम बनाने से हमारी वो चीजें नहीं बदल जाती। एटम बम एक वो कागजी चीज है, एटम बम को बना लेने से हम कोई हैसियत नहीं हासिल कर लेते, और हमें इतिहास भूलना नहीं चाहिए। यदि आपको वियतनाम का इतिहास पता हो तो एटम बम का डिटरेंट
वियतनाम की मानसिकता समझनी चाहिए। वियतनाम किस जिजीविषा से अमेरिका से लड़ा और अमेरिका को भागना पड़ा। अमेरिका के पास लाखों एटम, हजारों एटम बम थे और उसके पास सिर्फ लोग थे। तो एटम बम का डिटरेंट वियतनाम की मानसिकता है। ये जो बड़ी बात है, ऐसी बात उन्होंने कहा कि पूरा संसद अवाक होकर के सुन रहा था। और तब कई लोगों को एहसास हुआ कि इन्होंने क्या बोल दिया। अटल जी के साथ पूरा जो देश एक साइड में था, पूरा चंद्रशेखर जी की वाहवाही होने लगी कि चंद्रशेखर जी ने एकदम क्या कर दिया। तो बेबाक बातचीत का अजीब दास्तान था, अस्पष्टवाद राजनीतिक दौर का। वो युवक तो इंसान था, उसके तेवर से हर कोई मर्माहत था, परेशान था। फिर भी सबके दिलों में उसका ही चर्चा आम था। इसीलिए तो सब युवकों में वह तुर्क महान था। इसीलिए तो सब युवकों में वह तुर्क महान था। दबे कुचले मजलूमों की मुद्दों का वह संसद में प्रखर आवाज था। दबे कुचले मजलूमों की संसद में वह प्रखर आवाज था। इसीलिए सिरहिंद बागीवलिया पर देश को भी नाज था, देश को भी नाज था। अब सबसे अंतिम लाइन चंद्रशेखर जी को व्यक्तित्व पर समर्पित है, जो उनके पूरे राजनीतिक व्यक्तित्व का निचोड़ मैं ला के रख दिया हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास किया हूँ। शायद आप लोग तवज्जो देंगे तो इससे पता लगेगा। सूर्य से ज्यादा तापमान था, हिम से ज्यादा हिमवान था। सूर्य से ज्यादा तापमान था, हिम से ज्यादा हिमवान था। व्यक्तिगत मुद्दों में वह दोस्त सबसे सरल इंसान था। व्यक्तिगत मुद्दों में वह दोस्त और सबसे सरल इंसान था। इसीलिए तो राजनीतिज्ञों में वह सबसे लोकप्रिय इंसान था। इसीलिए तो राजनीतिज्ञों में वह सबसे लोकप्रिय इंसान था। देश दुनिया जाति मजहब का उसको गजब का ज्ञान था। देश दुनिया जाति मजहब का उसको गजब का ज्ञान था। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर आडवाणी को डांटते हुए मैंने एक भाषण था। आडवाणी से कहे कि आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले हिमालय के कंदराओं में जाते हैं, आप यहाँ पर संसद में हिंदुत्व की बात करने चले आए हैं। क्या आप गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद से आगे की बात करने जा रहे हैं। हिंदुत्व आप मुझको बताएंगे, हिंदुत्व इस देश को सिखाएंगे। हिंदुत्व की बात करने वाले हिमालय की कंदराओं में जा जाकर तपस्याओं से एक नया चीज निकाले हैं, और आप इस संसद भवन में राजनीतिज्ञों की जगह पे आप हिंदुत्व की बात करेंगे। अवाक रह गए। आडवाणी को सूझ नहीं रहा था कि क्या जवाब दें। जब उन्होंने कहा कि क्या आप गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद से आगे की बात करने जा रहे हैं, तो यदि आप युवा लोग हैं, आप पढ़िए गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, और उसमें एक गुण बात कही गई है जो कि हिंदुत्व और चिंतन परंपरा पर आधारित है कि हिंदुत्व क्या है, और उस चिंतन परंपरा पर कि हमारी देश की परंपराएं क्या रही हैं, हमारे देश का चिंतन पद्धति क्या है। वो चंद्रशेखर जी अपनी बातों से ही वो एक देश दुनिया जात मजहब का उसको गजब का ज्ञान था। चेहरे पर दाढ़ी पैरों में चप्पल, चेहरे पर दाढ़ी पैरों में चप्पल, बदन पे धोती कुर्ता सदैव ही जिसका परिधान था। चेहरे पर दाढ़ी पैरों में चप्पल, बदन पे धोती कुर्ता सदैव ही जिसका परिधान था। उस सहजशील धीरवीर गंभीर इंसान को मेरी तरफ से अंतिम उसको प्रणाम आज था। मेरी तरफ से उसको अंतिम प्रणाम आज था। जय हिंद।